होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं ESIC का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी तैयारी। सो अभी तो 7 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आपके पास 3 मंथ्स अभी पड़े हैं प्रॉपरली प्रिपरेशन करने के लिए। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे मैं हर एक टाइप का MCQ आप लोगों को कराने वाली हूँ टिल योर पेपर। एंड अगर कोई भी बच्चा अच्छे से प्रॉपरली तैयारी करना चाहता है विदाउट एनी डिले, आप लोग बैचेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 2 बैचेस हैं। एक बैच है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, जो कि है ओनली 1499 का 3 मंथ्स का बैच है। ये ESIC का ही बैच है। सेकंड है हमारे पास फुल थ्योरी बैच। जैसे कि आपको पता है ESIC के पेपर में थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसी बैच में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQs भी मिलेंगे प्लस एनाटमी। ये बैच है हमारा 2499 का। इन दोनों बैचेस में से आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही। आप लोग क्या करोगे, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जिसको भी ज्वाइन करना है 7973244089 पे मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, दोनों में ही आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी। अगर आप थ्योरी खुद से करना चाहते हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से एनाटमी बेसिक सब क्लियर करना चाहते हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे 51 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है फीवर, हेडेक, नक्कल रिजिडिटी आर क्लासिकल सिम्टम सीन इन। सो ESIC का ही क्वेश्चन आया हुआ पहले ये है कि कौन ये जो सिम्टम्स दिए हैं आपको, फीवर, हेडेक एंड नक्कल रिजिडिटी। नक्कल्स होते हैं जैसे कि आपकी फिंगर्स हैं, इसकी डिवाइड जहाँ किया होता है, यहाँ पे स्किन आपने देखी होगी, इनको हम नक्कल्स बोलते हैं। इस पेशेंट में जिसके भी ये साइन सिम्टम है, उस डिसीज में पेशेंट की जो नक्कल्स हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। उस डिसीज कंडीशन को क्या बोलते हैं, पार्किंसंस, मेनिंजोमायोसिस, एल्ज़मीयर्स डिसीज या फिर मेनिंजाइटिस। उस डिसीज कंडीशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस। ठीक है, क्या होता है मेनिंजाइटिस में कि जो फिंगर्स हैं आपकी, ठीक है ना, ये आपकी फिंगर है, ये नेल है, इसका डिवाइड हो रखा होता है ऐसे, ठीक है ना। जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा स्किन बहुत ढीली ढीली होती है और थोड़ी टाइट होती है, और ये एक मूवमेंट कराने में हेल्प करता है फिंगर्स की। क्या कराने में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स। ठीक है, अब क्या है, ये जो मूवमेंट है इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो ये जो पेशेंट है ये प्रॉपरली क्या हो जाता है, ये जो अपने नक्कल्स है हिला नहीं पाता ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ द नक्कल। जो राइट आंसर रहेगा इसका दैट इज मेनिंजाइटिस। चलो, पार्किंसंस डिसीज अलग होती है, मेनिंजोमायोसिस हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, स्पाइना बाइफिडा की टाइप है। एल्ज़मीयर डिसीज नहीं होती है, ठीक है। एल्ज़मीयर्स डिसीज क्या है, डिमेंशिया होता है। पार्किंसंस क्या है, शफलिंग गेट, ठीक है। मेनिंजोमायोसिस स्पाइना बाइफिडा की टाइप। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट इज नोन एज। जब लाइट से सेंसिटिविटी होती है एबनॉर्मली तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, डिप्लोपिया, अफेजिया या फिर फोटोफोबिया। देखो, लाइट से जब भी किसी को सेंसिटिविटी होती है उस पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, फोटोफोबिया। जब भी लाइट से प्रॉब्लम होगी तो फोटोफोबिया होगा। ये कंडीशन हमें मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलती है। मेनिंजाइटिस वाले या फिर इनक्रीज ICP वाले पेशेंट को कभी कभी होता है ना, आप लोगों का हेडेक हो रहा होता है, आप बोलते हो लाइट्स बंद कर दो, है ना, इस वजह से। अफेजिया क्या होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर। लिख लेना इनको, अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो बच्चों, जो भी चीज नहीं दिखती है उसको आप लिख लिया करो, क्योंकि यहाँ पे ये भी पूछ सकते थे लैंग्वेज डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, अफेजिया। ठीक है, पेशेंट जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता। डिप्लोपिया, अब डिप्लोपिया क्या होता है कि जो पेशेंट की आईज है, क्या होता है, जो पेशेंट की आईज है उसको वहां से डबल विजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डबल विजन। ठीक है, हाइड्रोफोबिया तो आप लोगों को पता है, वाटर से डर लगना, फियर होना,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Nurse developing care plan for a patient with the hepatic encephalopathy, which following nursing intervention include, ठीक है। सो एक नर्स है, ठीक है, केयर प्लान डेवलप कर रही है पेशेंट के लिए जिसको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हुई है, तो नर्स उसमें क्या इंक्लूड करेगी? एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ लेक्टोलूज एनीमा एज ऑर्डर्ड, एनकरेजिंग ऑफ प्रोटीन रिच डाइट, एडमिनिस्ट्रिंग सेडेटिव्स या फिर एनकरेजिंग एम्बुलेशन। अब मैम हमें तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी ही नहीं पता। अब ये इसीलिए नहीं पता क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में क्या होता है, जब बॉडी में अमोनिया गैस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अमोनिया गैस कैसे इंक्रीज होती है? जो लीवर के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है अमोनिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी थ्योरी है इसकी, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, तब आपको पता चलेगा। अभी मैं जितना बता रही हूँ आपको, अमोनिया गैस इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द लीवर सिरोसिस और लीवर के सेल्स खराब होने की वजह से, जो कि अमोनिया गैस जो है थ्रू द ब्लड आपके ब्रेन में पहुंच जाती है और ब्रेन में इंसेफेलोपैथी कर देती है, जिसको आप कहते हो क्योंकि लीवर की वजह से हुई है तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। तो अब नर्स क्या इंक्लूड करेगी? सो देखो, अमोनिया गैस इंक्रीज हो जाती है तो हम पेशेंट को क्या देते हैं? लेक्टोलूज देते हैं, ताकि थ्रू द फीसेस जो है अमोनिया गैस जो है वो बाहर निकल जाए, ज्यादा से ज्यादा जो अमोनिया गैस है वो बाहर निकले। देखो प्रोटीन हम नहीं देते क्योंकि लीवर डैमेज है तो प्रोटीन डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा। सिडेटिव्स भी नहीं देने, इनकरेज नहीं करनी एम्बुलेशन। देखो सिडेटिव्स क्यों नहीं दे रहे? पेशेंट का अमोनिया गैस इंक्रीज होने की वजह से ऑलरेडी जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है ना। अमोनिया गैस इंक्रीज होने की वजह से ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, ऊपर से आपने सिडेटिव दे दिए तो आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता चलेगा, कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा। सो आपने क्या करना है? लेक्टोलूज दिया जाता है इस पेशेंट को, ताकि अमोनिया गैस थ्रू द लेक्टोलूज हम बाहर निकाल पाए पेशेंट की बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद डायरिया, इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एंटिसिपेट अ डिक्रीज? सो एक पेशेंट है, क्लाइंट है डायरिया का, तो कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर एंटिसिपेट करेगा इस डिसीज का? यहाँ पे लिख लेना डिसीज का, किस साइन से पता चलेगा इस डिसीज के बारे में? बॉडी टेम्परेचर, टिश्यू टर्गर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पल्स रेट। तो डायरिया है पेशेंट को, डायरिया में क्या लॉस होता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो जब जब वाटर लूज होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है तो टिश्यू टर्गर हमें बहुत ज़्यादा खराब दिखाई देता है। सो इस इंडिकेटर से आपको इस डिसीज के बारे में पता चलेगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अच्छे से पढ़ो तभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। एन अप्रोप्रिएट गोल फॉर अ क्लाइंट विद द एंजाइटी वुड बी, सो लो साइकेट्रिक का क्वेश्चन आया है कि एक अप्रोप्रिएट गोल क्या रहेगा एक एंजाइटी वाले पेशेंट के लिए? वेंटिलेट हर फीलिंग्स विद द नर्स, एस्टेब्लिश कनेक्ट विद द रियलिटी, लर्न सेल्फ हेल्प टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी, बिकम डिसेंसिटाइज्ड टू पास्ट ट्रॉमा। सो देखो एंजाइटी वाले पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट गोल रहेगा कि जो पेशेंट है वो अपनी पूरी की पूरी जो फीलिंग्स हैं वो नर्स के साथ वेंटिलेट करे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो नर्स के साथ अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट करेगा तो उसको जो एंजाइटी हो रही है, जो उसकी फीलिंग्स अंदर दबी हुई हैं, वो एक्सप्रेस आउट होंगी, वोकल आउट होंगी और उससे उसका स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन आता है ना जिसमें पेशेंट को एंजाइटी होती है, पेशेंट को स्ट्रेस होता है, पेशेंट नर्वस होता है, सो ऑलवेज गो फॉर दिस ऑप्शन कि उसकी जो फीलिंग्स हैं आपको क्या करवानी है? वेंटिलेट करवानी है। फीलिंग्स को वेंटिलेट कराना है, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करनी है, उसके साथ खुल के बात करनी है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को वोकल आउट कर पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सो क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड डेवलप साइनोसिस अर्ली ड्यूरिंग अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर, इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू। तो अगर एक बच्चे को साइनोसिस हो जाता है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आए हैं, तो नर्स के लिए अप्रोप्रिएट कौन सा एक्शन रहेगा? ठीक है ना, टॉनिक क्लॉनिक सीजर आए हैं, पिक्चर साइनोसिस, साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द बॉडी, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द बॉडी हो गया है उसको। तो अब नर्स के लिए अप्रोप्रिएट क्या रहेगा? देखो हर एक टॉपिक, सीजर्स हो गया, मेनिंजाइटिस, आपको करना ही है, ठीक है ना। इसकी थ्योरी आपको करनी ही, एमसीक्यूज करो, नो डाउट आप एमसीक्यूज करो। देखो ठीक है, और अभी आपके पास 3 मंथ्स हैं,
तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। 7973244089 हमारे पास मैंने जो है 2 बैचेस चलाए हैं ESIC के। एक बैच है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, ठीक है, जो कि 3 मंथ्स का प्रॉपर बैच रहने वाला है, 1499 का अफोर्डेबल बैच है, आप इजीली बाय कर सकते हो, कोई महंगा बैच नहीं है। दूसरा बैच है थ्योरी बैच, फुल थ्योरी एनाटॉमी कराई जाएगी इसमें आपको, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाए जाएंगे, प्लस MCQs भी करवाए जाएंगे, और ये बैच आपका रहेगा 2499 का बैच, ठीक है। दोनों बैचेस में आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ठीक है, टेस्ट सीरीज दोनों में ही मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी आपको दोनों में ही मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कर सकते हो। एज यू नो ESIC इज ऑल अबाउट थ्योरी, ठीक है ना। अगर आपको थ्योरी अच्छी है, आपकी एनाटॉमी अच्छी है, तो आप इस बैच की तरफ जाओ, 1499 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच। अगर आपकी थ्योरी नहीं अच्छी, आपको पता है कि मेरे को बेसिक क्लियर करना है, तो आप अपना A से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो इस बैच में जाके। दोनों बैच 3 मंथ्स के हैं, हमारे पास भी 3 मंथ से ऊपर टाइम है, 4-5 दिन ऊपर एक्स्ट्रा है। सो अभी से अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आप इजीली सारा कवर कर लोगे, ठीक है। MCQs भी आपको टॉपिक वाइज कराए जाएंगे, सब कुछ आपको टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। मैं खुद से क्लासेस लेती हूँ, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको। अगर आप लाइव नहीं लगा पा रहे तो रिकॉर्डिंग्स आपको सेम डे मिलेंगी। लाइव लगाना चाहते हो तो लाइव में आप जल्दी जल्दी से आके अपना ज्वाइन करते रहो और क्लासेस लगाओ, ठीक है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो अब नर्स के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा? इंसर्ट करना एयरवे, एडमिनिस्टर करना ऑक्सीजन, यूज अ पैडेड टंग ब्लेड, ऑब्जर्व विदाउट इंटरव्यूइंग। सो साइनोसिस है। साइनोसिस होता क्या है? जब बॉडी में ऑक्सीजन की वैल्यू बिल्कुल ही नीचे चले जाती है। सो सबसे पहले तो आप पेशेंट को क्या दो? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर दो, बिकॉज साइनोसिस ठीक करना है। जो सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की वजह से प्रॉब्लम आई है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हुई है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही होती है, उसकी कमी की वजह से ही। सो आप पेशेंट को ऑक्सीजन दो। नेक्स्ट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, ESIC के पुराने पेपर का क्वेश्चन है। इन हेड इंजरी मैनिटोल इज गिवन टू। अब मैनिटोल हम हेड इंजरी में क्यों देते हैं? प्रिवेंट सीजर्स करने के लिए, प्रिवेंट हेडेक, डिक्रीज ICP, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब मैनिटोल है क्या? ये एक ऑस्मोटिक, लिख लो अपनी कॉपी में, डाईयूरेटिक है। ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक है। ये क्या करता है? सेरिब्रल एडिमा कम करता है, ठीक है ना। सेरिब्रल एडिमा ये कम करता है मैनिटोल, ठीक है। और ये फ्लूइड वॉर चॉइस है ICP के लिए, ठीक है ना। अगर किसी का इंक्रीज्ड है ICP, सो चॉइस ऑफ फ्लूइड कौन सी होती है? मैनिटोल। ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कम करवाता है, ठीक है ना। वो कम करवाता है बॉडी में, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता वाटर की, जिसकी वजह से सारा का सारा वाटर और फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर निकलता है। एज अ डायूरेटिक काम करता है, ठीक है ना। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? वाटर ही निकालते हैं ना बॉडी से, वाटर को बाहर निकालते हैं। सो ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है जो कि सेरेब्रल एडिमा कम करता है। ड्रग चॉइस ऑफ फ्लूइड है, इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर में। सो मैनिटोल इसलिए दिया जाता है हेड इंजरी में, ताकि जो पेशेंट का ICP इंक्रीज हो रखा है उसको हम डिक्रीज कराएं, ठीक है। ऑब्वियसली वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑब्वियसली वाटर जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, नहीं तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और वाटर बॉडी में ही रहेगा। किडनीज में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता ये वाटर की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपको हर एक फ्लूइड, हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हर एक सॉल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है ESIC, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट हैड केमिकल बर्न, द बेस्ट इनिशियल एक्शन इज। तो केमिकल बर्न हुआ है, इनिशियल एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहला एक्शन क्या रहेगा? रोल द पेशेंट इन द ब्लैंकेट, फ्लश द एरिया विद कोइपस अमाउंट ऑफ वाटर एंड नॉर्मल सलाइन। इफ केमिकल इज एन एसिड, न्यूट्रलाइज विद द बेस, मूव द पेशेंट अवे फ्रॉम द केमिकल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है केमिकल एरिया में कि रनिंग वाटर से आप उस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करो, उस एरिया को अच्छी तरह से साफ करो, फ्लश करो, ताकि सारा का सारा केमिकल निकल जाए, ठीक है ना। केमिकल बर्न में यही होता है कि आपको उसे अच्छे से फ्लश आउट करना पड़ता है, ताकि सारा का सारा केमिकल जो है स्किन कॉन्टैक्ट से बाहर आ जाए। सो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पेशेंट टीचिंग अबाउट द डायबिटिक फुट केयर
शुड इंक्लूड द नीड फॉर, तो अगर आप किसी पेशेंट को, डायबिटिक फुट वाले पेशेंट को टीच कर रहे हो तो क्या इंक्लूड करोगे? रब फीट विद अल्कोहल टू टफन स्किन, यूज अ हीटिंग पैड टू वार्म फीट, इंस्पेक्ट फीट डेली फॉर क्रैक्स एंड कट, डिसइंफेक्ट सीजर्स बिफोर रिमूविंग कैलस। तो देखो क्या है कि अगर डायबिटिक फुट वाला पेशेंट है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया हो गया पेशेंट को तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पेशेंट को आप क्या इंक्लूड करोगे कि अपने फीट्स को डेली किसी क्रैक और कट के लिए देखना है। क्यों? देखो इसमें न्यूरोपैथी भी होती है, नर्व्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, तो पेशेंट को सेंसेशन भी नहीं होती, जल्दी किसी चीज़ की फील भी नहीं आती कि मेरे को गर्म लग रहा है, कुछ ठंडा लग रहा है, कट हुआ है, उसे जल्दी पता नहीं चलता। हमको तो पता चल जाता है छोटा सा कट लगा है, ठीक है ना। सो अगर आप उसे ये कह दोगे ना हीटिंग पैड रखो, तो वो इतनी देर तक रखेगा उसे पता ही नहीं चलेगा उसका पैर जो है वो बर्न हो गया है, क्योंकि न्यूरोपैथी है, नर्व्स जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करती, सेंसेशन नहीं लेती। कभी भी सीजर यूज़ नहीं करनी, चाहे कैलस है कुछ भी है, क्योंकि उससे कट लगने का खतरा है। अल्कोहल से फीट को रब नहीं करता, हमेशा क्या करना है, कट, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो कट एंड क्रैक्स के लिए इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट है इन डिजास्टर यू विल प्रायोरिटाइज योर मैनेजमेंट एंड अटेंड फर्स्ट टू पेशेंट हु इज। तो देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ESIC का फेवरेट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर है, आप किस पेशेंट को सबसे पहले मैनेज करोगे? In severe pain due to fracture to the tibia, in deep coma with massive head injury, having breathlessness with flail chest, conscious patient with a hematoma on scalp। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट ESIC का फेवरेट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन 101% श्योरिटी के साथ इसमें से आना ही आना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था। मैंने पूछा था वाइटल साइंस न्यू बॉर्न्स में कैसे चेक करते हैं। जिन्होंने भी बी ऑप्शन को टिक किया है, वेरी राइट। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है कि हम पहले बच्चे का, क्योंकि वो इंट्रा से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आया है तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हमेशा पहले उसका टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक किया जाता है। आप पहले टेम्परेचर लेते हो, फिर उसका सक्शनिंग करते हो, ठीक है ना। सबसे उसकी सक्शनिंग करते हो, पहले कहाँ सक्शन करते हो? माउथ में, देन उसके बाद नोज में, फिर उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेक करते हो, देन उसकी सर्कुलेशन देखते हो। वाइटल साइंस न्यू बॉर्न्स में ऐसे चेक किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, 2 बैचेस हैं ESIC के, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच प्लस MCQ बैच, जो कि 3 मंथ्स का है, 1499। इसमें आपको सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे जो कि ESIC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड बैच है हमारा थ्योरी बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच प्लस MCQ बैच। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, अनाटमी कराई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी कराई जाएगी। ये बैच है 2499 का। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से 7973244089। देखो बच्चों 3 मंथ्स है आप लोगों के पास, वेस्ट मत करो, 3 मंथ से ऊपर ही टाइम है, 3-4 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। दोनों में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, दोनों में ही आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। तो कोई भी बैच आप 149 जो आप अफोर्ड कर पाओ और जो आपको लगे कि मुझे करना है। अगर आपको 0 से स्टार्ट करना है तो थ्योरी में जाओ, अगर आप थ्योरी खुद से कर सकते हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में जाओ, ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत करो, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी पोस्टें हैं, फेवरेट पोस्टें होती है ये नर्सिंग ऑफिसर की, और इस बार बल्क में पोस्टें आई हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपको कल की क्लास में दोबारा से, 12:30 क्लास होती है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। टिल देन पढ़ो एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।